हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने कहा था कि हम जेआरएफ की सीरीज स्टार्ट करेंगे जो हमारा यूजीसी नेट जून में एग्जाम होने वाला है। और वो भी हम कौन से सब्जेक्ट कवर करेंगे जो हमारे लॉ के सब्जेक्ट हैं। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर। देखो, आई थिंक कि जून तक पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करवा सकूं। इसलिए मैं पहले ही आपको ये चीज क्लियर कर रही हूँ कि जो भी मैं सब्जेक्ट कराऊंगी, चाहे मैं 2 कराऊं चाहे मैं 3 कराऊं, इस चीज की गारंटी है जो जो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट कराऊंगी उसमें आपको एक एक डिटेल मिलेगी। आपको इसके अलावा कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी मर्जी है। प्लस जो भी मैं एमसीक्यूज कराऊंगी वो भी अच्छे एमसीक्यूज कराऊंगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगी। जो बार बार रिपीट होते हैं वो एमसीक्यूज करवाऊंगी। तो जो मैं तैयार कराऊंगी उससे बेफिक्र रहना कि हाँ, अगर आप लोगों को बाहर से कुछ देखने की भी जरूरत पड़ी तो ठीक है। तो आज ही हमारा फर्स्ट लेक्चर है लॉ ऑफ टॉट्स का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉट्स। हम बिल्कुल यूनिट वाइज चलेंगे। जो हमारी टॉट की यूनिट है उसमें जितने भी टॉपिक हैं हम टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है। तो पहली आज की हमारी वीडियो रहेगी नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉट। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो, टॉट है क्या। टॉट, अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है, एक फ्रेंच टर्म तो है जिसका मतलब होता क्या है, रॉन्ग। टॉट क्या है, कोई भी गलत चीज, कोई भी रॉन्ग हो रहा है। बट वो रॉन्ग कैसा होना चाहिए, हमारा सिविल रॉन्ग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिविल रॉन्ग। ये हम अभी डिफरेंस पढ़ेंगे कि सिविल रॉन्ग में और क्राइम में क्या डिफरेंस हो जाएगा। तो टॉट मैंने क्या बोला, एक फ्रेंच टर्म है वैसे, जिसका मतलब रॉन्ग माना जाता है। पर ये टॉट डिराइव कहाँ से हुआ है, एक लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ था जिसका मतलब है टॉटम। टॉटम से डिराइव हुआ था जिसका मीनिंग क्या है, ट्विस्ट करना या कोई भी क्रूड। क्रूड मतलब कोई भी रॉन्गफुल कंडक्ट जो होता है वो हमारा टॉट कहलाता है। तो इसका मतलब अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के घर में कोई भी कचरा फेंक रहा है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी टॉट। मिस्टर ए खुद मिस्टर बी के घर में जाकर बैठ रहा है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी टॉट। ठीक है। लॉ ऑफ टॉट क्या है, एक अनकॉडिफाइड एक्ट है। दो एक्ट होते हैं, एक होता है तुम्हारा कॉडिफाइड, एक होता है अनकॉडिफाइड। अनकॉडिफाइड एक्ट कौन सा होता है, जो लॉ पार्लियामेंट द्वारा, मतलब लेजिस्लेचर जो हमारा लॉ नहीं बनाती है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी अनकॉडिफाइड एक्ट। आ जाओ, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, टॉट की डेफिनेशन पढ़ते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने दी है, जिसमें हम चार मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। और ये हमारा मैच द कॉलम के फॉर्मेट में भी आ जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सालमंड की डेफिनेशन। देखो, ये मैंने पॉइंट्स में क्यों बनाया, वैसे डेफिनेशन पूरी प्रॉपर होती है, पॉइंट्स में इसलिए ताकि हमें याद रह जाए। और इसका ब्रीफ मैंने जो बनाया है वो यहाँ पे है, टेक्टिक याद करने की। ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं। सालमंड कहते हैं जो टॉट है वो हमारा सिविल रॉन्ग है फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन। तो हमने बोला जो हमारा टॉट है ना वो क्या है, एक सिविल रॉन्ग। कि अगर तुम किसी के घर में जाके घुस रहे हो, तुम गलत तो कर रहे हो, जिसकी रेमेडी क्या है, तुम क्या कर सकते हो उसके लिए, कॉमन लॉ एक्शन कह रहे हैं। तुम कोई बात नहीं, तुम कोई भी एक्शन कर सकते हो, उसके ऊपर सिविल सूट तुम फाइल कर सकते हो फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसका मतलब कि तुम डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकते हो। कौन से डैमेजेस, जो अनलिक्विडेटेड हो। इसमें दो टर्म्स आती हैं, एक आती है हमारी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, एक आती है हमारी लिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड मतलब कि सपोज ए और बी के बीच में कोई भी बात हुई या कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया, तो यहाँ पे ए को जो नुकसान हुआ, इसने पहले से थोड़ी ना सोच रखा था मैं 50,000 ही मांगूंगा। तो अनलिक्विडेटेड मतलब कि जो भी खर्चा पानी हो रहा है वो हम पहले से डिसाइड नहीं करते हैं। बट लिक्विडेटेड कौन से होते हैं, सपोज ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर भाई कल को हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है तो तू मुझको 1 लाख रुपए दोगे, दैट इज लिक्विडेटेड, जो हमने अमाउंट पहले से डिसाइड कर दी। ठीक है। आ जाओ दोबारा। फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली, क्या बोल रहा है, देखो, कह रहा है कि ये सिविल रॉन्ग है जिसके लिए रेमेडी कहाँ है, तुम आराम से लॉ एक्शन ले सकते हो, कॉमन लॉ एक्शन। अनलिक्विडेड डैमेजेस के लिए कि तुम्हें पहले से प्री डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है कि कितना पैसा लोगे कितना नहीं। एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या कोई भी ऑब्लिगेशन। कह रहे हैं टॉट भाई अलग है। टॉट को तुम ऐसे मत समझो कि तुमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, या कोई भी ट्रस्ट वाली प्रॉपर्टीज वगैरह थी, या कोई भी तुम्हारा बना था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था, तो तुम उसका ब्रीच मत समझो। टॉट अलग है। टॉट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, ये भी सिविल रॉन्ग्स हैं। बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को तुम टॉट से कंपेयर नहीं करोगे।
तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे याद रखेंगे सालमन की डेफिनेशन को, कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करी है और एक इंडिपेंडेंट सिविल रॉन्ग की बात करी है। ठीक है, अब मैंने इसको क्यों बोला कि तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में याद करना जरूरी है। रीजन बीइंग, जब तुम्हारे पास एमसीक्यू आएगा इसका मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, तुम्हें सारी डेफिनेशन सिमिलर लगेगी। तो पर जब तुम ये हाईलाइटेड पॉइंट पकड़ लोगे इसका, तुम्हें पता लग जाएगा ये डेफिनेशन किसने दी है, सालमन ने दी है। तो क्या पढ़ा हमने इसमें, हमने इसमें मेन पकड़ा पॉइंट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और इंडिपेंडेंट सिविल रॉन्ग, किसने दी है, सालमन ने दी है। ठीक है, आ जाओ आगे। अब आ जाओ विनफील्ड की डेफिनेशन पे। विनफील्ड क्या बोलता है, विनफील्ड कहते हैं tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law। क्या बोल रहा है, देखो मिस्टर ए और मिस्टर बी है, ए का राइट है कहीं पर भी घूमने का। ठीक है, ये सड़क है, मेरा राइट है, मैं यहाँ घूम सकती हूँ। पर मिस्टर बी ने क्या कर दिया, यहाँ पे खड्डा खोद दिया बहुत बड़ा, जो मेरे को हैम्पर कर रहा है, मिस्टर ए को हैम्पर कर रहा है, वो आगे नहीं जा पा रहा। तो ये क्या थी, मिस्टर बी की ड्यूटी थी कि वो ऐसा कुछ भी मेस रोड पर क्रिएट ना करे। अब क्या हुआ, टोटियस लाइबिलिटी अराइज होएगी फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। भाई तेरी ड्यूटी थी मिस्टर बी कि तू कोई भी हर्डल क्रिएट नहीं करेगा, पर तूने वो ड्यूटी क्या कर दी, अपनी ब्रीच कर दी, तोड़ दी। जो लॉ ने फिक्स करी थी, तेरे को लॉ, तू एज अ सिटीजन, तेरे ऊपर लॉ ने ड्यूटी बाउंड किया था तुझे कि तू कोई भी सड़क पर गलती नहीं करेगा, कोई भी ऐसा मैस क्रिएट नहीं करेगा जिसकी वजह से मिस्टर ए को या एनी पर्सन को दिक्कत हो। क्या बोला, द ड्यूटी इज टूवर्ड पर्सन जनरली, सिर्फ मिस्टर ए के लिए नहीं, जनरली किसी को भी कोई उससे परेशानी ना हो, तो तेरे को वो ड्यूटी नहीं ब्रीच करनी चाहिए थी। इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन। अच्छा, तूने ब्रीच कर दिया, तूने तेरी ड्यूटी तोड़ दी, कोई बात नहीं, अब ये रिड्रेस किया जा सकता है, इसकी भरपाई कैसे करोगे तुम, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से। यहाँ पे डैमेजेस आएगा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से, इसका मतलब मिस्टर बी अपनी भरपाई कैसे करेगा, मिस्टर ए को जो नुकसान हुआ वो उसके लिए क्या क्लेम कर लेगा, डैमेजेस क्लेम कर लेगा, कौन, मिस्टर ए। तो इसमें हमने क्या मेन पॉइंट पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि ड्यूटी ऐसी जो लॉ ने फिक्स कर रखी हो, वो ड्यूटी कैसी हो, जनरल ड्यूटी, सिर्फ मिस्टर ए के अगेंस्ट में नहीं, जनरली हर किसी के अगेंस्ट में उसकी ड्यूटी बनती है। प्लस हमने बोला यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ऊपर वाले में क्या था, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस था और इंडिपेंडेंट सिविल रॉन्ग था। ठीक है, आ जाओ थर्ड डेफिनेशन पे। अब आ जाते हैं हम फ्रेजर की डेफिनेशन पे। फ्रेजर ने क्या बोला, फ्रेजर क्या कह रहा है, इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम। राइट इन रेम, देखो दो टर्म्स होती है, एक होती है हमारी राइट इन रेम, एक होती है हमारी राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम, राइट इन पर्सोनम मतलब सिर्फ यहाँ पे ए और बी पार्टीज हैं, इन दोनों के राइट्स एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। बट राइट इन रेम क्या होता है, मिस्टर ए का राइट था ये सड़क पे पास करने का, सिर्फ मिस्टर ए का ही नहीं, सारी दुनिया का राइट है इस सड़क से पास करने का। तो यहाँ पे राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड होता है और यहाँ पे सिर्फ पार्टीज के बीच में ही राइट माना जाता है। अब हमने बोला, फ्रेजर कहते हैं कि टॉर्ट क्या है, हम पढ़ रहे हैं ना टॉर्ट क्या है, कहते हैं टॉर्ट तो इन्फ्रिंजमेंट है। इन्फ्रिंजमेंट मतलब तुम किसी चीज को वॉयलेट कर रहे हो, तोड़ रहे हो, क्या, राइट इन रेम को तोड़ रहे हो एक प्राइवेट इंडिविजुअल का, जिसकी वजह से मिस्टर ए जो यहाँ से रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसको राइट मिल रहा है, टॉर्ट के अंदर राइट मिल रहा है कि वो कंपनसेशन ले सकता है। और सूट कौन करेगा, एट द सूट ऑफ इंजर्ड पार्टी। यहाँ पे इंजर्ड पार्टी कौन है हमारी, मिस्टर ए। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसका जो टेक्टिक निकलेगा या शॉर्ट फॉर्म निकलेगी वो क्या निकलेगी, हमने इसको याद किया, राइट इन रेम यूज हुआ है इसमें, प्लस यहाँ पे प्राइवेट इंजरी की बात करी है बंदे की, प्लस यहाँ पे कंपनसेशन की बात की गई है। ठीक है, ये हम याद करेंगे फ्रेजर की डेफिनेशन को, राइट इन रेम, प्राइवेट इंजरी एंड कंपनसेशन। आ जाओ अगली डेफिनेशन लास्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें, एज पर लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 2M क्या कहता है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। ठीक है, ये तो सबसे इजी हम अभी पढ़ते ही आ रहे हैं। और इसने क्या कह दिया कि भाई ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा सालमन की डेफिनेशन में, बट उसका शॉर्ट वर्जन हमने पढ़ा कहाँ पे, लिमिटेशन एक्ट में। ठीक है, आ जाओ आगे। तो अगर अब मैं बेसिक आइडिया देखूं, अभी तक मेरे को ऊपर चार डेफिनेशन से क्या समझ आया, कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्राइम से कैसे अलग माना जाता है। हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता, इसको ध्यान से समझो, हमने बोला एवरी सिविल रॉन्ग, जो हर सिविल रॉन्ग है वो सिर्फ टॉर्ट नहीं है। रीजन भी भाई, इस सिविल रॉन्ग में तुम्हारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्लूड होता है,
और तुम्हारा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी इंक्लूड होता है। क्या क्या इंक्लूड होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी इंक्लूड होता है। यहाँ पे हमने बोला कि सिविल रॉन्ग का मतलब सिर्फ टॉर्ट नहीं होता है, क्योंकि दूसरे सिविल रॉन्ग्स भी हैं, जैसे कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके। और जो डैमेजेस होते हैं टॉर्ट में वो कौन से होते हैं? हमेशा अनलिक्विडेटेड। इसका मतलब जो हमने पहले से डिसाइड नहीं कर रखे होते। और जो पहले से डिसाइडेड होते हैं वो कौन से माने जाते हैं डैमेजेस? उनको हम बोलते हैं लिक्विडेटेड। ठीक है, आ जाओ आगे। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, जो हम जनरली डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, दो टर्म बहुत यूज होती है। टॉर्ट है, क्या ये लॉ ऑफ टॉर्ट है या ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है? तो हमें ये दोनों भी क्लियर करने होंगे कि टॉर्ट कहते हैं इसको या टॉर्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट और टॉर्ट्स, दो बंदों ने अलग अलग इसके ऊपर अपनी टिप्पणियां दी, अपने अपने ओपिनियन दिए। पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के ऊपर। लॉ ऑफ टॉर्ट के ऊपर क्या बोला गया? For every wrongful act for which there is no justification or excuse to be treated as a tort। इसने क्या बोला? जो विनफील्ड था वो इस लॉ ऑफ टॉर्ट का सपोर्टर था। विनफील्ड क्या कहता है? विनफील्ड कहता है भाई देख, अगर तुमने कोई भी गलत काम किया प्लस विदाउट जस्टिफिकेशन, तुम्हारे पास उसके लिए कोई भी रीजन नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज हो, इन दोनों को मिलाकर वो टॉर्ट कहलाएगा, एंड दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट। क्या बोला? दोबारा देखते हैं। जो हमारा विनफील्ड है, जो इसका थियरी का सपोर्टर है लॉ ऑफ टॉर्ट का, उसने बोला अगर तुम कोई भी गलत काम कर रहे हो और तुम्हारे पास अगर उसका रीजन नहीं है, विदाउट जस्टिफिकेशन है, तो वो तुम्हारा टॉर्ट कहलाएगा। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी के घर में कोई भी कूड़ा कचरा फेंक दिया, मिस्टर ए के पास कोई रीजन ही नहीं है कि ऐसा उसने क्यों किया, कोई रीजन है ही नहीं, तो माना जाएगा कि मिस्टर ए ने क्या कमिट कर दिया? टॉर्ट कमिट कर दिया। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है आगे। विनफील्ड सपोर्टर है इस थ्योरी का। अकॉर्डिंग टू हिम अगर कोई भी रॉन्ग हो रहा है विदाउट जस्टिफिकेशन, तो भाई वो पर्सन तो लाइबल होगा। इसको हमने क्या बोला? यूनिटी थ्योरी बोला। क्या बोला? यूनिटी थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। इसके जो दो फेमस केस लॉज हैं वो है एशबाई वर्सेस वाइट एंड एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एशबाई वर्सेस वाइट में क्या हेल्ड हुआ था कि हर इंजरी जो है, हमने बोला एवरी इंजरी इज एक्शनेबल। जो भी इंजरी तुम कर रहे हो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, अनलेस जस्टिफाइड। अगर तुम रीजन दे रहे हो तो हम एक्शन नहीं लेंगे, बट अगर रीजन नहीं दे रहे तो भाई वो क्या हो जाएगा? एक्शनेबल हो जाएगा। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या बोला गया? यहाँ पे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में बताया गया था। ये हम केस लॉ सारे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में बताया गया था हजार्डस इंडस्ट्रीज के रिगार्ड में। किसके? हजार्डस इंडस्ट्रीज के रिगार्ड में। ठीक है, अब आ जाओ अगले पे। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स किसने दिया? सालमन था इसका सपोर्टर। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या बोला? कंसिस्टिंग ओनली ऑफ अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक रॉन्ग्स बियॉन्ड विच द लायबिलिटी अंडर दिस ब्रांच ऑफ लॉ कैन नॉट अराइज। क्या बोल रहा है? देखो सालमन ने तो ऐसे बोला। सालमन क्या कहता है? सालमन कहता है भाई देख, इसकी जो थ्योरी का नाम है वो है पिजन होल थ्योरी। पिजन होल थ्योरी। इसमें क्या बोला कि भाई देख, एक पिजन है, पिजन की शेप आई डोंट नो, एक पिजन है जिसमें कुछ हमारे पास ये प्रॉपर ऑलरेडी ढांचे बने हुए हैं। अगर वो रॉन्ग इसमें फिट हो रहा है तो ही हम उसको टॉट मानेंगे। अगर हमने ऑलरेडी जो पहले बॉक्सेस बना रखे हैं, अगर मिस्टर ए कोई भी गलत काम करता है और अगर वो इस बॉक्स में किसी में भी फिट नहीं हो रहा, तो वो टोट नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ऑलरेडी एक बॉक्स में जो सालमन की तरफ से डिफाइन कर रखी हैं टॉट्स को, अगर वो उसमें फिट हो रहा है तो ठीक है, हम उसको टॉट मानेंगे, अदरवाइज हम उसको टॉट नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने क्या किया? डेफामेशन करी। क्या करी? डेफामेशन करी, मतलब कि मिस्टर बी की रेपुटेशन को इंजर करने की कोशिश करी, हार्म करने की कोशिश करी। अब हमें तो पता है सालमन ने तो यहाँ पे एक ये वाला बॉक्स बना रखा है डेफामेशन का, तो इसका ये वाला डेफामेशन यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो इसका मतलब मिस्टर ए ने क्या कमिट किया? एक टॉट कमिट किया। ओके, आगे समझ। बट अगर सपोज मिस्टर ए ने जाकर ट्रेसपास कर लिया, ट्रेसपास मतलब किसी के लैंड पर जाकर दखल अंदाजी करी या वहां पर जाकर बैठ गया, बट पिजन होल थ्योरी के हिसाब से, सालमन के हिसाब से, यहाँ पे तो किसी भी बॉक्स में फॉल नहीं कर रहा। तो अगर ये फॉल नहीं कर रहा तो हम मानेंगे मिस्टर ए ने वो टॉट कमिट नहीं किया। ये किसकी थ्योरी कहलाती है? सालमन की थ्योरी कहलाती है। ठीक है,
तो क्या कहते हैं सालमन, कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम द लाइबिलिटी अराइज होगी जब वो गलती एक स्पेसिफाइड टॉट में फॉल करेगी, वरना वो टॉट नहीं कहलाएगा। इसको हमने बोला पिजन होल थ्योरी। ठीक है। अब यहाँ पे जो विनफील्ड है, विनफील्ड क्या है, दोनों ही थ्योरीज को ठीक कहते हैं। विनफील्ड कहते हैं भाई देख, लॉ ऑफ टॉट भी ठीक है, लॉ ऑफ टॉट्स भी ठीक है, जो सालमन ने दिया है दोनों ही ठीक है, जो मैंने दिया है वो भी सही है, जो सालमन दे रहा है वो भी सही है। पर विनफील्ड कहता है भाई देखो, नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो सालमन ने दिया है ना वो बहुत नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि वो कुछ कुछ आइटम्स को ही रॉन्ग स्पेसिफाई कर रहा है। विनफील्ड अपने तारीफ करता हुआ कहता है कि भाई देखो, मेरी जो थ्योरी है वो ब्रॉड थ्योरी है। क्यों? क्योंकि अगर तुम कोई भी गलत काम कर रहे हो जिसके पीछे तुम्हारे पास रीजन नहीं है, देन दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी टॉट। कौन कहता है? मिस्टर विनफील्ड कहते हैं। तो खुद की थ्योरी का तो इन्होंने बोला कि मेरी ब्रॉड थ्योरी है, और सैलमन की थ्योरी को बोला इन्होंने कि ये क्या है, नैरो थ्योरी है। ठीक है। इसका फेमस केस लॉ कौन सा है? एलन वर्सेस फ्लड। क्या है? एलन वर्सेस फ्लड। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? इसमें हेल्ड हुआ था कि एक्ट मस्ट फॉल विद इन अ विद इन ये विद इन अ स्पेसिफिक टॉट कैटेगरी। कि भाई अगर जो तुम एक्ट कर रहे हो वो एक टॉट की स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल करना जरूरी है, वो वाला एक्ट। ठीक है। आ जाओ आगे। तो अब आता है एसेंशियल एलिमेंट्स टॉट के कौन कौन से कहलाएंगे। तो अभी तक हमें क्या समझ आया कि wrongful act or omission on the part of the defendant, an act must give rise to a legal damage which means violation of a legal right जो plaintiff में था। इसका मतलब मिस्टर ए का एक लीगल राइट था कि मैं फ्रीली मूव करूं। कहाँ मूव करूं? फ्रीली रोड पे मूव करूं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ बस, कि मेरा राइट है मैं इस पे फ्रीली मूव करूं। ठीक है। मिस्टर बी की लीगल ड्यूटी थी, क्या थी? लीगल ड्यूटी, कि वो कोई भी तरह का यहाँ पर मेस क्रिएट नहीं करेगा, कोई भी हर्डल क्रिएट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन के लिए। तो मिस्टर बी ने जब अपनी ब्रीच करी ड्यूटी की, जिसकी वजह से क्या हुआ? मिस्टर ए को डैमेजेस हुआ। अब उसकी डैमेजेस की भरपाई कौन करेगा? मिस्टर बी करेगा। पढ़ते हैं दोबारा। wrongful act या omission on the part of the defendant, मिस्टर बी के द्वारा wrongful act जिसकी वजह से राइज हुआ लीगल डैमेज। डैमेज किसको मिलेगा? मिस्टर ए को। मतलब वायलेशन हुआ लीगल राइट का जो प्लेंटिफ में था। प्लेंटिफ कौन होता है? जो सूट इंस्टीट्यूट करेगा, दैट इज मिस्टर ए। ठीक है। आ जाओ आगे। अब हम कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं। जो अभी मैंने बताया था कि टॉर्ट को तो हमने बोल दिया कि सिविल रॉन्ग है। ठीक है भाई, मान लिया ये सिविल रॉन्ग है, तो तुम क्राइम से डिफरेंशिएट करो ना, कैसे अलग है ये। ठीक है, देखते हैं। सिविल रॉन्ग में क्या होता है? wrongful acts which are comparatively less serious in nature are considered to be private wrong, इसलिए हमने उनको सिविल रॉन्ग बोला। हमने क्या बोला भाई देखो, अगर क्राइम से कंपेयर करो ना, तो सिविल रॉन्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेस सीरियस इन नेचर होते हैं, इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते। क्राइम में तो सपोज मर्डर हो गया किसी का, ठीक है, बट टॉर्ट में क्या हो गया? मैंने किसी के घर पे जाके मैं किसी के घर पे जाकर बैठ गई, दैट इज मतलब मैंने कि क्या कर दिया? ट्रेसपास कर दिया किसी के घर पर जाकर। तो ये क्या है? लेस सीरियस ऑफेंस माना जाता है। अब द रूल्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ टॉर्ट आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द केस ऑफ क्राइम। कह रहे हैं जो टॉर्ट के रूल्स हैं और जो क्राइम के रूल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे अलग होते हैं? अगर मानो किसी ने डेफामेशन का केस कर दिया, डेफामेशन मतलब कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी की रेपुटेशन को क्या कर दिया? हार्म कर दिया। मिस्टर बी की बेइज्जती कर दी, कहीं पे बहुत रेपुटेशन थी इसकी, इसकी इमेज खराब कर दी। किसने खराब कर दी? मिस्टर ए ने खराब कर दी। अब क्या होगा? अगर यहाँ पे मिस्टर बी क्या करेगा? जाके सूट फाइल करेगा। तो यहाँ पे अगर मिस्टर ए ये डिफेंस ले रहा है, अपने आप को बचाने के लिए अगर ऐसे बोल रहा है कि भाई साहब जो भी मैंने मिस्टर बी के बारे में वो बोला वो क्या था? सच था, सच के सिवा कुछ भी नहीं था। तो टॉर्ट में इन्होंने बोला हम उस चीज को मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज होती है फॉर द रॉन्ग ऑफ डेफामेशन, ट्रुथ इज इन इटसेल्फ अ डिफेंस। हम अगर तुमने सच बोला है हम उसको डिफेंस मान लेंगे। बट क्राइम के केस में जो हम आईपीसी में भी पढ़ते हैं डेफामेशन के बारे में, और जो हम अपने न्यू लॉज में भी पढ़ते हैं, क्राइम के केस में क्या होगा? अगर तुम डेफामेशन का कोई डिफेंस ले रहे हो, तुम्हें ये डिफेंस लेना होगा कि भाई मैंने जो भी किया पब्लिक के फायदे के लिए किया, पब्लिक गुड में किया। सिर्फ सच बोलने से फायदा नहीं है, तुम्हें वहां पे डिफेंस लेना होगा कि पब्लिक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने वो चीज करी, तभी तुम्हें डिफेंस मिलेगा। तभी मैंने क्या बताया? टॉर्ट और क्राइम के रूल्स अलग होते हैं। तो वेयर एज इन एक्शन फॉर ऑफेंस ऑफ डेफामेशन,
द डिफेंस ऑफ ट्रुथ कैन बी टेकन, अगर पब्लिकेशन कैसे की है तुमने, पब्लिक गुड के लिए करी है तो, ठीक है। और डिफरेंस देखते हैं। अ टॉर्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइवेट रॉन्ग, द इंजर्ड पार्टी हिमसेल्फ हैज टू फाइल अ सूट एज अ प्लेंटिफ। इसका मतलब अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में लड़ाई हो जाती है, मुझे रोड पे नहीं जाने दे रहा था, मिस्टर ए को नहीं जाने दे रहा था, कौन नहीं जाने दे रहा था, बी। क्यों? बी ने यहाँ पे कुछ खड्डा कर दिया था, यहाँ पे होल डिग कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सूट कौन फाइल करेगा, मिस्टर ए फाइल करेगा। आगे समझ, या मिस्टर सी को दिक्कत हो रही है तो मिस्टर सी फाइल करेगा। बट अगर क्राइम हो जाता है कोई भी, वो जो क्राइम होता है स्टेट के अगेंस्ट में माना जाता है। ऐसे नहीं है सिर्फ ए और बी के अगेंस्ट में क्राइम हो गया, हम मानते हैं कि उससे पूरी स्टेट के अगेंस्ट में क्राइम माना जाता है। यहाँ पे सूट जो इंस्टीट्यूट होता है, जो प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती हैं, वो कौन इंस्टीट्यूट करता है, स्टेट इंस्टीट्यूट करता है। पढ़ते हैं। इन केस ऑफ क्राइम द क्रिमिनल रॉन्ग इज कंसिडर्ड टू बी अ पब्लिक रॉन्ग, पब्लिक रॉन्ग माना जाता है, जिसका मतलब रॉन्ग पब्लिक के खिलाफ हुआ है, या रॉन्ग किसके खिलाफ हुआ है, स्टेट के खिलाफ। तो यहाँ पे तो सूट प्लेंटिफ इंस्टीट्यूट करता है, जो खुद इंजर्ड पार्टी होती है। बट यहाँ पे सूट, यहाँ पे प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं स्टेट के द्वारा, ठीक है। टॉर्ट में जो है ऑलवेज सेटलमेंट तुम कर सकते हो। यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में सुलह कर सकते हैं, थोड़ी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, बट यहाँ पे ऑलवेज सेटलमेंट का गुंजाइश रहती है। बट क्राइम में नहीं सेटलमेंट पॉसिबल। तुम जो रॉन्ग डूअर है उसको सजा दिलवाने में यकीन करते हो, यहाँ पे रॉन्ग डूअर को पनिश किया जाता है, और यहाँ पे तुम जस्टिस दे सकते हो एक कंपनसेशन देकर भी। किसको कंपनसेशन दोगे, जो भी इंजर्ड पार्टी है, ठीक है। तो ये क्या था हमारे बीच, हमारा डिफरेंस था टॉर्ट और किसके बीच में, क्राइम के बीच में। अब आ जाओ आगे, टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम टॉर्ट पढ़ते हैं। टॉर्ट हमने अभी तक पढ़ा, क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, मान लिया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं पहले। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो इसका मतलब क्या है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ब्रीच मतलब तोड़ना। मिस्टर ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को कोई गुड्स सप्लाई करेगा, मिस्टर ए बी को गुड्स देगा, बट मिस्टर ए ने वो गुड्स नहीं दिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, टूट गया। इन्होंने यहाँ पे अमाउंट भी डिसाइड कर रखी थी 1 लाख, कि अगर कल को तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो तुम्हें 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका डिफरेंस। टॉर्ट जो है आउटकम है ब्रीच ऑफ ड्यूटीज, जो पार्टीज ने नहीं ली बल्कि लॉ ने उन पे इम्पोज करी है। इसका मतलब कि टॉर्ट में जो ड्यूटी इम्पोज होती है, जो मिस्टर बी के ऊपर ड्यूटी इम्पोज थी कि तेरे को यहाँ पे कुछ भी खड्डा वगैरह नहीं खोदना, ये मिस्टर बी के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी थोड़ी ना थी। तो ये मिस्टर बी के ऊपर ड्यूटी कहाँ से आई, लॉ ने उसके ऊपर ड्यूटी इम्पोज करी थी कि मिस्टर बी तू कोई भी ऐसे पब्लिक रोड पे ऐसे कोई भी कचरा या कोई भी खड्डा नहीं क्रिएट कर सकता, ठीक है। बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो ड्यूटीज इंपोज होती है वो पार्टीज के द्वारा होती है, कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम दोनों के बीच में, मिस्टर ए और बी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस रहेंगी, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, रिजल्ट है कि कोई ड्यूटी तोड़ देता है, वो ड्यूटी जो पार्टीज ने खुद इंपोज करी थी, किसके थ्रू इंपोज करी थी, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर, ओके। Duties imposed by law of torts are not towards any specific individual, but they are towards the world at large. Only वो पर्सन एंटाइटल्ड है जिसको भी डैमेज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर हमने बोला कि राम की ड्यूटी बनती है, क्या ड्यूटी बनती है, कि भाई तू मोहन को डिफेम नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ सिर्फ मोहन को डिफेम नहीं करेगा, बाकी तुम सबको कर सकते हो, नहीं। तेरे ऊपर ड्यूटी है, तू मिस्टर ए को भी नहीं करेगा, बी को भी नहीं, सी को भी नहीं, डी को भी नहीं। तेरी ड्यूटी है, तू किसी को भी डिफेम नहीं कर सकता। तो क्या बोला यहाँ पे, नॉट टूवर्ड्स एनी स्पेसिफिक, एक इंडिविजुअल के प्रति तेरी ड्यूटी नहीं है, रेदर तेरी ड्यूटी बनती है पूरी दुनिया के अगेंस्ट में, पूरी दुनिया के लिए, कि तू किसी को भी डिफेम, किसी की भी रेपुटेशन इंजर नहीं करेगा। और अगर सपोज मिस्टर राम ने किसी की भी इनमें से रेपुटेशन इंजर करी, सपोज मिस्टर बी की करी, तो ये जो है उस चीज के लिए सूट कर सकता है, ठीक है, सूट फाइल कर सकता है। तो जो भी डैमेज सफर कर रहा है वो एंटाइटल है सू करने के लिए। बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ जो बात है कॉन्ट्रैक्ट की मिस्टर ए और बी के बीच में है, ए बी को स्यू कर सकता है, बी ए को स्यू कर सकता है, मिस्टर ए किसी थर्ड पार्टी मिस्टर सी को स्यू नहीं कर सकता। तभी तो हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रिविटी मतलब कि मिस्टर ए और बी के बीच में ही प्राइवेसी रहेगी, कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है।
आगे आ जाओ। अगला क्या बोल रहा है, कह रहा है इन एन एक्शन ऑफ टॉट, क्या बोल रहा है, इन एन एक्शन फॉर टॉट डैमेजेस हमेशा कौन से होते हैं, अनलिक्विडेटेड, अभी हम पढ़ के हटे। बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, लिक्विडेटेड भी हो सकते हैं और अनलिक्विडेटेड भी, मे भी लिखा है, मे भी मतलब दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब लास्ट डिफरेंस पढ़ लेते हैं, किसके बीच में पढ़ लेते हैं, टॉट और क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला हमने, टॉट और क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट। देखो पहले हम क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं। टॉट का मतलब समझ आ गया, अब हम पढ़ते हैं एक बार मतलब समझते हैं क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट का। वैसे हम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ेंगे। क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट का मैं सिर्फ एग्जांपल देती हूँ, जो हम सेक्शन 68 से 72 में पढ़ते हैं हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो है, बट हम इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि जो एसेंशियल्स चाहिए होते हैं, हमें जरूरी चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए चाहिए होती हैं, उसमें से एक या दो चीजें मिस होती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में से। कैसे में से, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट में से। चलो ऐसे नहीं समझ आएगा, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका आसान सा। देखो मैंने बोला मिस्टर ए, मैं मिस्टर ए के घर पे गई। ठीक है, मैं यहाँ पे एम से बना दिया मैंने, मैं मिस्टर ए के घर पे गई। मैं मेरा यहाँ पे कुछ सामान, कोई भी मेरी चीज थी, उसमें सपोज स्वीट्स थी, मिठाइयाँ थी, मैं उसके घर पे भूल आई, जो कि मैंने 300 रुपए का डब्बा लिया था। ठीक है, मैं मिस्टर ए के घर पे वो चीज भूल आई। अब क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मैं जब अपने घर पे वापस लौट कर गई, मुझको तो याद आया, ओ शिट, मिस्टर ए के घर तो मैं डब्बा भूल आई। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं गई वापस मिस्टर ए के घर, मैंने बोला भाई साहब मैं आपके घर पे ना डब्बा भूल आई, आप मेरे को डब्बा दे दो। मिस्टर ए तो कहता है ओ सॉरी, मुझे तो लगा आप मेरे लिए गिफ्ट लाए थे और वो तो मैंने कंज्यूम कर ली। अब यहाँ पे क्या मिस्टर ए और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, नहीं। फिर भी मेरा पूरा राइट है कि या तो भाई तू मेरे को वो स्वीट्स का डब्बा दे, यहाँ जो मैंने 300 रुपए पे करे थे उस डब्बे के लिए, मुझे तो वो पे कर दे, कोई बात नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। कि दो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक या एक से ज्यादा एसेंशियल मिसिंग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये सीम्स टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, हम इसको कह सकते हैं दैट दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट विच सीम्स टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट बट दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं। टॉर्ट में क्या है, डैमेजेस के साथ साथ मेरे पास अदर रेमेडीज के ऑप्शन भी होते हैं जो कि अनलिक्विडेटेड होने चाहिए। पर क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मनी, मनी के रिस्पेक्ट में ही चीजें मिलती हैं। कौन सा मनी, जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, क्या है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, किसमें, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, ये थे हमारे डिफरेंसेस, ये सबसे मेन डिफरेंसेस थे जो हमने क्राइम वाला भी पढ़ लिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी पढ़ लिया, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट का भी पढ़ लिया। अगली जो हमारी टॉपिक होएगा वो कौन कौन सा होएगा, जो भी हमारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं टॉट के और जो हमारे जनरल डिफेंसेस हैं। देखो मैं कोशिश करूंगी हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस डाल सकूं, क्योंकि देखो मेरे को खुद ही ये स्लाइड्स तैयार करनी पड़ती हैं, मुझे खुद ही एडिट करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। बट मैं कोशिश करूंगी हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस तो मैं फॉर श्योर अपलोड कर दूं। ओके, और जैसे ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, जो मैंने बोला अभी जनरल प्रिंसिपल्स और जनरल डिफेंसेस, फिर इन तीनों टॉपिक के, इन दोनों के प्लस जो अभी आज हमने डेफिनेशन वाले पढ़े, मैं इनके एमसीक्यूज लाऊंगी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो हम फिर साथ में ट्राई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।